नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसमें पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने की क्षमता है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन किया, उससे सत्ता पक्ष को फायदा तो दिख ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में कोहराम मचा हुआ है। एक ही साथ 6 राज्यों जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है और स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब वहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार के लिए आफत आ गया है। परेशानियां इतनी बढ़ गई कि एक सीएम तो चले गए गवर्नर से मिलने के लिए कि अब आगे हम सीएम नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा देने वाले हैं। बजट सत्र के बहाने नीतीश कुमार ने राज्यपाल से कह दिया कि विधानसभा जल्द ही भंग होने वाला है और उसके बाद की तैयारी आप कर लीजिए, केयर टेकर सीएम कौन रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति है और इसके अलावा कर्नाटक में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन जगहों पर जो स्थितियां बदली है, उसके बाद लग रहा है धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर शुरू होगा और फिर इस्तीफा सरकार के गिराने तक रुकेगी नहीं। तो सबसे पहले बिहार के सिचुएशन को देखते हैं, जहां नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात की, बताया बजट सत्र के लिए हम बात करने गए थे, यानी कि राज्यपाल से कहने गए थे बजट सत्र का आयोजन होगा तो इसके लिए आप अनुमति दें। लेकिन यह बात पहले से ही चल रही थी कि नीतीश कुमार परेशान हैं। परेशानी सिर्फ इंडी अलायंस की नहीं है, परेशानी कन्वेनर पद की नहीं है, परेशानी सरकार के अंदर की है, राजद के नेताओं के उस तंज से है जिसमें बार बार यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर जो बने हुए हैं वो लालू प्रसाद यादव के कृपा से बने हुए हैं, उनके पास क्षमता नहीं है। मतलब नीतीश कुमार इन तंजों से इतने थक चुके हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अब विधानसभा आगे नहीं चलेगी, आप हमारे साथ रहें या नहीं रहें, हम इस्तीफा देने वाले हैं, सरकार गिरेगी और उसके बाद चुनाव जो होगा 1.5 साल पहले हो जाएगा, यानी 2025 में नहीं बल्कि लोकसभा के साथ ही चुनाव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों, सांसदों का भी यह दबाव है कि अब हम नए तरीके से इस सरकार के साथ जो है वो हम चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके साथ जब चुनाव लड़े थे तो क्षेत्र में भी हमें परेशानियां हो रही है। ये पूछ रहे हैं लोग, मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आपने चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ा था, पीएम मोदी के चेहरे के साथ लड़ा था, अब महागठबंधन में है। और दूसरी बात इसके लिए भी है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, 79 सीटें, दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है 78 सीट और आपके पास केवल 45 विधानसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इससे बढ़िया हो चुनाव की घोषणा करवाएं और उसके बाद होगा क्या, इस चुनाव की घोषणा के बाद वहां तय होगा कि कैसे बिहार में गठबंधन बदलेंगे या वही रहेंगे। आपके पास ये अधिकार है, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं विधानसभा में भी इस बात के लिए कि सीट शेयरिंग फार्मूला विधानसभा के लिए क्या होगा, लोकसभा के लिए क्या होगा। मतलब दबाव ज्यादा है, नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है। दूसरे तरफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पहले से ही विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह उनकी मां हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस तरीके से वहां पर दबाव शुरू से ही था प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो दबाव काम नहीं आया। अब फिर से नाफरमानी की है, केंद्रीय नेतृत्व के कहने के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह सीधे पहुंच गए हैं अयोध्या
और वहां से जब लौट कर आए तो उसके बाद उनके समर्थकों की बैठकें चल रही है कि अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा, या तो हम अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं और फिर हम डिप्टी सीएम का पद ले लें। सरकार वहां भी आफत मची हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यह सबको पता है कि वोटिंग मार्जिन जो था जीत और हार का वो 0.9% के आसपास था, 1% से भी कम था। और वहां के लोग ये बात सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार जब से आई है परेशानियां बढ़ी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीजीपी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ ये जो चल रहा है वहां पर अटकलों का दौर, उसमें विक्रमादित्य सिंह ने एक और नया रास्ता खोल दिया कि अब ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने देंगे। हमने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था ये राम मंदिर के मुद्दे पर आप इंटरफेयर नहीं करो, आप अगर करोगे भी तो भी हम जाएंगे, हमारा पुत्र धर्म है, हम अपने पिता के उन वादों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहां से लौटने के बाद क्या करेंगे ये आप समझ लेना। इसी के अलावा एक और कांग्रेस का स्टेट है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में भी इस बीच बवाल चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये दोनों मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर इतना टकराव है कि डीके शिव कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का आयोजन जो है, भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम भी हिंदू हैं और हमें इस पूरे आयोजन में अपने पार्टिसिपेशन के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे सीएम ही क्यों ना हो। और वो सीधे तौर पर कहे कि ये राज्य के अंदर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेड टेम्पल्स हैं, करीब करीब 34,000, वो सारे जगहों पर मनाए गए और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मनाए जाने चाहिए, मनाए जाएंगे, हम उसके लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने सीधे चैलेंज किया है सिद्धारमैया को, राहुल गांधी को, क्योंकि कर्नाटक में विवाद तो शुरू से ही चल रहा है। 2.5 साल का फार्मूला जो सेट किया था राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, वो फार्मूला अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया बार बार डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर के मुद्दे पर वो राहुल गांधी के साथ तो रहे। वो क्या कह रहे हैं कि ये हम राम जो हैं हमारे, वो महात्मा गांधी के राम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राम को हम नहीं जानते। तो अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसमें रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो राम किनके हैं? वो महात्मा गांधी के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो तो पूरी जनता के हैं, जन जन में बसे हुए राम हैं। इसलिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच फिर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चलने लगा है। और इस बीच सिद्धारमैया ने अपने लोगों के, अपने समर्थकों के, विधायकों की बैठकें भी बुलाई और इससे लग रहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन जिस तरीके से पूरे राजनीतिक सिनारियो चेंज हुआ है हिंदुस्तान का, उसमें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, दो जगहों पर जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों जगह पर परेशानियां बढ़ गई है। कभी भी इस्तीफा हो सकता है, सरकार गिर सकती है, बदल सकती है, और ये सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में तो पिछली बार भी कांग्रेस और जेडीएस ने ही सरकार बनाई थी और 19 महीने के बाद ही सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर विस्फोट हो चुका था। और इस बार भी कांग्रेस के अंदर विस्फोट हो चुका है। 4 गुट बने हैं, जिसमें से एक गुट डीके शिव कुमार का है, वो अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जी परमेश्वर का गुट हो या फिर दूसरे विधायकों का गुट हो। ये सब सिद्धारमैया के खिलाफ हैं और ये लोग कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आज के मीटिंग से ऐसा लगता है कि कर्नाटक के अंदर विस्फोटक स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ इन राज्यों के अलावा एक और कांग्रेस कि गठबंधन सरकार है झारखंड में। झारखंड में हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी बचेगी नहीं, जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं। इसीलिए उनको लगता है कि जो 8-9 महीने में चुनाव होने वाला है, नवंबर दिसंबर में चुनाव की घोषणा होगी, उससे पहले अगर हमने इस्तीफा देकर विधानसभा भंग नहीं किया, केयरटेकर सीएम नहीं बने, तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार भी गिरेगी, क्योंकि हम तो गिरफ्तार होंगे, सीएम किसी और को बनाना होगा। और उनके पार्टी के नेताओं का ये दबाव है
कि अगर सीएम अपने परिवार से बनाए तो फिर इस बात की संभावना नहीं है कि पार्टी के विधायक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वहां पर इन लोगों ने एक और तरीका अपनाया था। लोकपाल से जो उनके पिता शिबू सोरेन को सजा मिली थी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे और ये कोशिश की कि अगर हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे तो शिबू सोरेन को बनाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। लोकायुक्त लोकपाल के तरफ से जो फैसले आए हैं हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और इसलिए झारखंड में भी सरकार पर आफत आने वाली है। इसके अलावा ये केजरीवाल का स्टेट, ऐसे ही केजरीवाल पूरे दिल्ली में घूम घूम कर राम का माहौल तैयार करने की कोशिश किए, लेकिन उसके साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल कैंप में घबराहट है इस बात को लेकर कि अब ईडी समन जारी करने वाली नहीं है, बल्कि ईडी सीधे कोर्ट के रास्ते वारंट लाने वाला है। और इसीलिए केजरीवाल ये भक्ति में जो सराबोर हैं उसके पीछे उनका डर भी है। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां भी ममता बनर्जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ममता बनर्जी सद्भावना यात्रा पर तो निकली, लेकिन उनके एक एक टोन को देखिए, लोग जो उनके साथ थे उनको देखिए। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को भी उसी स्तर पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ममता बनर्जी बोल रही है, बार बार कह रही है कि देखो हमने इंडी अलायंस के लिए INDIA शब्द गढ़ा, हमने प्रस्ताव रखा और ये लोग हमें वहां पर ह्यूमिलिएट करते हैं। कैसे? जब हम वहां पर मीटिंग में जाते हैं तो हमारे आसपास कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं, CPI CPM के, और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कांग्रेस के नेताओं पर हावी रहते हैं। यानी कि इंडी अलायंस में अब डोमिनेट कौन कर रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। तो ऐसे में जिसके खिलाफ हमने 34 सालों तक लड़ाई की है, उसके साथ हम गठबंधन तो नहीं बना सकते और न ही उसके साथ मंच शेयर कर सकते। तो ऐसे में इंडी अलायंस में नहीं रहेंगे। इससे बढ़िया है विधानसभा लोकसभा सब चुनाव अकेले लड़ो और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते रहो। ये सारे स्टेट में एक दिन में राजनीतिक माहौल चेंज हो चुका है। पीएम मोदी ने एक दाव से, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये उनकी आस्था का प्रतीक था, लेकिन जिस तरीके से सबको बुलाया गया, ये लोग गए नहीं, अपने अपने राज्य में दिखाने की कोशिश करते रहे कि हम भी हिंदू हैं। वो सारा दिखावा खत्म होता जा रहा है और इन राज्यों में अब धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, जिससे कि विपक्षी पार्टी के 6 से 7 राज्यों में स्थितियां ऐसी है कि हो सकता है ये लोकसभा के साथ ही वहां भी विधानसभा चुनाव हो। और बिहार में तो ये लगभग मान लिया गया है कि नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं, वो इस्तीफा देकर रहेंगे और वो इस्तीफा ही नहीं देंगे बल्कि विधानसभा भंग करने की भी मांग करेंगे और फिर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वहां एक साथ ही होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।